हाँ, तो चैप्टर 14 पहलवान की ढोलक, इसका अपन ने पार्ट का सार पढ़ लिया था, पूरा सारांश जान लिया कि इसकी स्टोरी क्या है, बड़ी मज़ेदार थी, आपको बड़ा इंटरेस्ट आया था और सभी ने कमेंट करके कहा था कि हमें सब लर्न भी हो गई है और लर्न भी है। ठीक है, तो अब अपन इसके ले लेते हैं गद्यांश। और गद्यांश में क्या होता है कि बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और बड़े क्वेश्चन का आंसर किस हिसाब से लिखना है वो फॉर्मेट आपको समझ में आएगा। और इतने दिन जो अपन ने किया था उसमें मैंने और सुधार किया है और अच्छे स्टैंडर्ड के साथ में गद्यांश की जो व्याख्या लिखने की सिस्टम बताया वो बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। पहलवान की ढोलक फणी विश्वनाथ रेणु व्याख्या पोर्शन अपन आज करेंगे चैप्टर 14 का। पहली व्याख्या देखते हैं अपन, पहला गद्यांश देखते हैं। गद्यांश ये है, एग्जाम में ऐसा कोई गद्यांश आता है और आपसे पूछता है कि प्रसंग व्याख्या कीजिए। मैंने संदर्भ भी जोड़ा है इसके अंदर, हालांकि पहले मैंने स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर करवाए हैं आपके 11, 12 और 13, उसमें मैंने सीधा प्रसंग से शुरुआत की थी। बात एक ही है, कहीं पर अपन प्रसंग और संदर्भ एक साथ भी लिख देंगे तो मार्क्स नहीं कटे जाते, लेकिन अगर आप संदर्भ अलग लिखते हो, फिर प्रसंग लिखते हो और व्याख्या फिर विशेष, ये 4 बातें लिखते हो तो और अच्छा स्टैंडर्ड है। तो आप होता क्या है, संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ में सिर्फ इतना सा लिखेंगे कि ये जो गद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के इस चैप्टर से लिया गया है जिसके लेखक ये हैं। बस ये बात प्रसंग संदर्भ में आती है। बाकी प्रसंग में क्या लिखा जाता है, प्रसंग में लिखा जाता है कि इस गद्यांश के अंदर किस बात का समावेश किया गया है, क्या बात डाली गई है, उसकी 1 लाइन, 1.5 लाइन में 2 लाइन तक उसकी बात यहाँ लिखनी होती है। फिर इसकी पूरी व्याख्या करनी होती है और फिर इसके विशेष का मतलब कि किस भाषा का, कि स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है, या फिर इसमें कैसी शैली है, तो वर्णात्मक शैली है, मतलब काफ़ी चीज़ों का वर्णन किया गया है, वर्णात्मक शैली है। कहीं पर अलंकार है तो अलंकार डाल दो, मुहावरे डाल दो, वो 1-2 बात भी डाल दी तो मार्क्स नहीं कटते, 2 डाल दो, 2 तो सफिशिएंट है, 3 डाल दी तो और भी अच्छी है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए बाकी जो 3 चैप्टर 11, 12, 13 उसमें भी आप संदर्भ वाली चीज़ अलग से काट के जोड़ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। इतना तो आप बड़े स्टूडेंट हो, इस बात को बड़े हो, समझते ही हो, 12th के हो आप, तो इस बात को समझते हो, ठीक है। तो ये मैं यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ, वापस एक बार पढ़ेंगे अपन इसको। हमेशा जब भी गद्यांश की व्याख्या करनी, एक बार गद्यांश को पढ़ जरूर लेना, क्योंकि गद्यांश को पढ़ने से मोस्टली आपको कहानी दिमाग में घूम जाती है कि अच्छा हाँ यार वो बात थी। सीधी पहली लाइन से आंसर मत देना, एक बार इसको जल्दी बड़े ध्यान से एकदम ध्यान लगा के पढ़ लेना, एक बार फिर समझ में आ जाएगा। कि जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात ठंडी और काली, अपने पढ़ा था, देखो सारांश में सारी बातें वही है। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव बृहत शिशु की तरह, जैसे वो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसकी तरह थर थर काँप रहा था, जैसे वो बच्चा रोता है, विलाप करता है, वैसे काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की जो झोंपड़ियाँ थी, वह अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, एकदम अंधकार छापा हुआ जो झोंपड़ियाँ थी बिल्कुल गिर गई, ठीक है। और अंधेरा और बिल्कुल निस्तब्धता, मतलब एकदम शांत, निस्तब्धता का मतलब बिल्कुल शांत, एकदम शांत, कहीं पर कोई आवाज़ नहीं, ठीक है, बस लोग डरे हुए चुपचाप पड़े हैं अधमरे से। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, ऐसा मतलब एक ये व्यंग्य किया गया है, ठीक है। निस्तब्धता करुण खिसकियों और अहों की बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही, मतलब आवाज़ भी लोग बाहर नहीं निकाल रहे, अंदर दबे हुए थे। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं पर प्रकाश का नाम नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती, जैसा कि तारा टूटता है रास्ते में पूरा हो जाता है, आपको बताइए। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। ये कमेंट है, ठीक है। एक तारा टूटता है, दूसरे चमकते, ऐसा लगता है जैसे वो उसके ऊपर हंस रहे हो कि वो टूट गया, ठीक है, वो चीज़ है। देखते ही पता चल गया कि संदर्भ के अंदर डालने की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित जो पार्ट है पहलवान की ढोलक, उससे लिया गया है, जिसके लेखक हैं फणी विश्वनाथ रेणु हैं, इसके लेखक है, राइटर है। ये बात तो संदर्भ में आपको डालनी है। प्रसंग में क्या लिखना है, इसमें क्या लिखा है बताओ, 1 लाइन का निचोड़। तो लेखक हैजे की महामारी से पीड़ित गांवों की एक ठंडी, अंधेरी और डराने वाली रात का वर्णन कर रहा है, मतलब सारा निचोड़ आ गया इसके अंदर। बस ऐसा लिखना, कोई ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है, आराम से मेरे साथ मेरे को सुन भी लो ना तो भी याद हो जाएगा, और टाइम मिले तो लिख लो ताकि हैंड राइटिंग थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लिखना क्या है, ये प्रसंग आपकी बुक के सामने, बुक में है तो इसको तो लिख लो, मतलब सामने रख लो, और इसका खुद से ही पहले एक बार मेरे को सुन के फिर क्लास को ऑफ करके फिर खुद लिख लो, तुरंत अच्छा हो जाएगा। व्याख्या क्या है देखो, कि जाड़े के दिन चल रहे थे, मतलब सेम टू सेम। और गद्यांश को लिखना बड़ा ईजी है क्योंकि सेम वही लैंग्वेज होती है। पद्यांश थोड़ा काव्य खंड है जो थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं होती। जाड़े के दिन चल रहे थे, जैसा उसमें साफ लिखा हुआ है। गाँव पर अमावस्या ठंडी और काली रात छाई हुई थी। गाँव में मलेरिया और हैजे की बीमारियाँ फैली हुई थी। बीमारियों से भयभीत लोग एक डरे हुए बच्चे की भांति, जैसे बच्चा डरा हुआ रहता है ना, है ना, वैसे घर घर
घर घर कांप थर थर कांप रहे थे ना, ये थर थर है, यहाँ जो लिखा हुआ है थर थर, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये थर कर लेना, सॉरी थे जो लिखते हैं ना, थे लिख देना इसको, तो थर थर कांप रहे थे। गांव में पुरानी और खाली घास फूस की झोंपड़ियाँ जो थी, घास फूस की जो झोंपड़ियाँ थी, उनमें घोर अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही थी। लगता था वे अंधेरी रात उस गांव की दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चुपचाप आंसू बहा रही है अंधेरी रात, क्योंकि कोई आवाज़ भी नहीं आ रही। घोर सन्नाटा पीड़ित ग्रामवासियों की करुणा भरी खिसकियों और दुख भरी करहों को बाहर प्रकट नहीं होने देना चाह रहा था। ठीक है, अमावस्या की प्रकट होने मतलब कि कोई बोल ही नहीं पा रहा, क्योंकि जब इतना दुख हो जाता तो इंसान को बोलने का ही मन नहीं करता, वो वाली चीज़ है। अमावस्या की उस काली रात में तारे चमक रहे थे, धरती पर प्रकाश की एक किरण भी नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, जब कोई तारा टूटकर धरती की ओर आता था तो लगता था ग्रामवासियों की घोर पीड़ा से व्याकुल होकर वह उन्हें सांत्वना देने आ रहा था। ऐसा मतलब ये सब बातें हैं कि हिंदी में एक व्यंग्य है, एक भाषा है ये, लेकिन उसकी तीव्र चमक धरती तक पहुंचने से पहले ही कैसी हो जाती थी, अदृश्य हो जाती थी, पूरी धरती तक पहुंच ही नहीं पाती थी। ठीक है, अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता को देखकर जैसे हंस रहे थे, ऐसा लगता है। विशेष में कि जाड़े की ठंडी रात का यथार्थ शब्द चित्रण किया गया है, प्रकृति को मानवीय संवेदनाओं से प्रभावित दिखाया गया है, और भाषा बिल्कुल साहित्यिक है, या फिर हर बात एक मैंने जोड़ी है, सब में आप लिख सकते हो। जो इसकी शैली है वो वर्णनात्मक शैली है। ठीक है, मतलब सभ्य बातों का वर्णन किया गया है, छोटे शब्दों में बड़ी बात कही गई। ठीक है, इसे वर्णनात्मक शैली है, वो भी आप जोड़ सकते हो, वो सब में कॉमन है। सेकंड जो अपना गद्यांश है वो देखो कि सियारों का कर्दन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोंपड़ियों से कहानी और कह करने की आवाज़, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। मतलब आवाज़ आती तो कैसी, हरे राम हे भगवान, क्योंकि जैसे कोई जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनके जब कोई शरीर दर्द करता है, जो खड़े होते हैं तब वो भगवान को याद करते हैं, या फिर कोई लोग होते हैं जो बड़ी परेशानी में होते हैं तब भगवान की याद आती है ज़्यादातर। तो ये ऐसी आवाज़ें वहाँ आती थी। और बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ, बच्चे तो माँ को ही पुकारेंगे कि माँ मतलब कुछ भी चाहिए तो पुकार कर रो पड़ते थे। पर इससे रात्रि की जो निष्पद्धता है, जो रात्रि की जो शांति, बिल्कुल शांत एकदम, वो कोई बाधा नहीं पड़ती थी वो, क्योंकि ये जो आवाज़ें हैं ये किसी को सुहाती नहीं है। आवाज़ें एक वो परिवार की आवाज़ें हैं, वो हंसी खुशी की आवाज़ें वो अलग होती है। ठीक है, ये निष्पत्ता मतलब शांति को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रही, शांति है ये, और ये अच्छी नहीं है। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वह दिन भर राख के घुरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर, बिल्कुल आपको पता ना, चिपक के बैठ जाता है और फिर वो देखता रहता है। ये उसको घुरने की उसकी कला है। ठीक है, मन मार कर पड़े रहते थे कुत्ते की तरह, जैसे कुत्ता मन मार के जैसे पड़ा रहता है, वैसे ही संध्या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। ये ऐसा मतलब बड़ी परेशानी में थे लोग। संदर्भ तो अपना वही सेम टू सेम कॉमन है, संदर्भ तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है। प्रसंग, लेखक गांव की डरावनी रात का सियारों और कुत्तों की, जो सियार होते हैं ना, आपने सुना होगा कि सियार ये एक जानवर है, सियार। ठीक है, ये सियार गाँव वगैरह में जानवर होते थे जो भेड़ बकरी को भी कहते हैं खा जाते थे। ठीक है, तो सियारों और कुत्तों की आवाज़ों तथा गाँव वालों की दुख भरी पुकारों का वर्णन बिल्कुल करा। कुत्ते ये सब आवाज़ यही करते रहते थे, उनको बेचारों कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था, तो बस उनका इसके अंदर पुकारों का वर्णन इसके अंदर किया गया है। व्याख्या देखते हैं अपन कि गांव में घोर सन्नाटा छाया हुआ था। कभी कभी सियारों का रोना, सियारे बड़े गंदे तरीके से रोते हैं, उल्लू की डरावनी आवाज़ सन्नाटे को अवश्य तोड़ देती थी। मतलब उनकी आवाज़ जरूर आती थी कि हाँ शांति तो नहीं, कुछ आवाज़ें आ रही है, लेकिन वो आवाज़ें सुहावनी नहीं होती है। गाँव की झोंपड़ियों से बीमार लोगों की करहाने की आवाज़ और उल्टी करने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। ठीक है, कभी कभी कोई पीड़ा से हे राम हे भगवान पुकार उठता था। कभी कभी छोटे बच्चे अपनी दुर्बल आवाज़ में माँ माँ पुकारते हुए रो उठते थे। लेकिन इन सब ध्वनियों का रात के सन्नाटे पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये ध्वनियाँ अच्छी नहीं लगती किसी को ही। कुत्तों को आसपास के वातावरण को पहचान लेने की विशेषता होती है कुत्तों में। ठीक है, कुत्ते दिन भर तो राख के डेरों पर सिकुड़ कर चुपचाप पड़े रहते थे, लेकिन शाम के समय और रात की गंभीरता में मिलकर रोया करते थे। आपने देखा होगा कुत्ते रोया एक साथ, एक रोता है तो 8-10 मिलकर रोते हैं। उनकी भी एक प्रॉब्लम है, वो भी भूखे होते हैं, जब उनको याद आती है एक साथ मिलकर रोते हैं। वो मानो वे गाँव की दुर्दशा को देखकर विलाप कर रहे हो या रो रहे हो। विशेष में गाँव की रात का सजीव वर्णन हुआ, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल सजीव है, और वाकई आप इसको पढ़ो ऐसा लगेगा हाँ यार बिल्कुल गाँव में ये सब होता है। ठीक है, अगर जब अकाल पड़ जाए, परेशानी होती है, जब कुत्तों की सियारों की आवाज़ आती है। ठीक है,
भाषा सरल है और शैली वर्णात्मक। इस बात को इसको मैं कह रहा था, ये जो नंबर 2 है और जो नंबर 3 है ये आप हर गद्यांश में डाल देना भले। भाषा सरल, हर गद्यांश की हमेशा भाषा सरल होती है, मार्क्स नहीं कटेंगे। जिसको याद नहीं रहे ना कुछ, तो भाषा सरल है और शैली वर्णात्मक है, हमेशा डाल देना, फिक्स है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट अपना तीसरा, लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी। सौभाग्यवश ही कहेंगे क्योंकि शादी होना, एक घर बस गया उसका, तो इस सारे वो जी लेगा अच्छे से। वरना अनाथ होने के बाद में अगर वाइफ भी नहीं होती तो सासू नहीं होती, सासू नहीं होती इसको पालता कौन, ठीक है। तो सौभाग्य था इनका कि सौभाग्य उनकी शादी हो चुकी थी, वरना वे भी माँ बाप का अनुसरण करता, ठीक है। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों ने बदला लेने के लिए सवार हुई थी, ठीक है, क्योंकि उनकी सासों को बहुत परेशान करते थे हर तरह से। लेकिन अब ये पहलवान जो इनके पावना बन गए, है ना, अब राजस्थानी भाषा में पावना कहते हैं, तो पहलवान जो इनके दामाजी बन गए, तो अब क्या चाहिए, ठीक है। कुंवर साहब बोल दो, चाहे पावना बोल दो, चाहे दामाजी बोल दो, ठीक है। तो इतने पहलवान हट्टे कट्टे बन गए, तो अब इनके तो एक ही धुन में सवार थी, कसरत करनी है, इनका एक एक का बदला लेना है। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वे गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उसे डरने लगे और वे दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। ऐसे एकदम चौड़ा हो गया ना, वह कुश्ती भी लड़ता था। अब इसकी व्याख्या तो संदर्भ तो अपना फिक्स है। लेखक इस अंश में लुट्टन पहलवान का आरंभिक परिचय दे रहे हैं। आरंभिक परिचय, ये देखो लैंग्वेज का स्टैंडर्ड देखो, आरंभिक परिचय, ये लैंग्वेज है, ये भाषा का कहते ना कि ये इफेक्ट डालेगी आपके टीचर के। अपने सीधा कह देता कि लुट्टन के बारे में बताया गया है, मज़ा नहीं आता। लुट्टन की आरंभिक मतलब शुरुआती जीवन कैसा जिया उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है, ठीक है। व्याख्या देखो कि लुट्टन सिंह के माता पिता 9 वर्ष की अवस्था में देहांत हो चुका था उनका। लुट्टन की शादी हो चुकी थी, अतः उसकी विधवा सास ने उसका पालन पोषण किया। लुट्टन बचपन में गायें चराया करता था। गाय के थनों से, मतलब जो गाय के थन होते हैं उनसे दूध निकलता है, तो गाय के थनों से निकले दूध को बिना गर्म किए कच्चा पी जाते थे, ठीक है। कच्चा गर्म, बिना गर्म ही पी, तो इसीलिए इसको बोलते हैं। हाँ, अभी इसका आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। वो जो वर्ड था धारोषण, धारोषण का मतलब बिना गर्म किए दूध, ठीक है, बिना कच्चे दूध को पी जाना, डायरेक्ट ही उनके थन से निकाला उसको पी जाया करता था। गर्म किए बिना गर्म किए पी जाता था। उसे बचपन से कसरत करने का शौक था। गांव के लोग उसकी सास को सताया करते थे, ये बात है। तो लोगों से बदला लेने को ही उसने खूब कसरत करना शुरू किया था कि ऐसे तो ये मानेंगे नहीं, हट्टे कट्टे बन जाएंगे, ताकत के बल पर इनको बताएंगे कि आप अभी तो परेशान करो लेकिन बाद में इनका बदला लूंगा। नियमित रूप से नियम पूर्वक करने से किशोरावस्था में उसका शरीर हष्टपुष्ट हो गया, क्योंकि रोजाना एक्सरसाइज करते थे। जवानी आते ही वह गांव का सबसे अच्छा पहलवान माने जाने लगा। लोग उससे डरने लगे थे। देखो गद्यांश में सेम टू सेम लिखा जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा और जोड़ लो बस। वह दोनों हाथों को पहलवानों की भांति चौड़ा कर चला करता था। उसने कुश्ती लड़ना भी आरंभ कर दिया था। विशेष में लुट्टन के पहलवान बनने तक का विवरण दिया गया है। भाषा सरल, शैली वर्णात्मक, बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। फिर नंबर 4, शेर के बच्चे वाला। अपने जो सारांश बातें पढ़ी है ना, मोस्टली चैप्टर उसमें कवर हो जाता है, तो आपके लिए इजी बन जाएगा कि शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ, मैंने कहा था ना चांद सिंह के गुरु कौन थे, बादल सिंह, ठीक है, उनके साथ पंजाब से पहल शामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टे मतलब पहलवानों को बराबर के, उनको पट्टे बोलते हैं, पट्टों को पछाड़ कर उसने शेर के बच्चे की जो टाइटल है, टाइटल को प्राप्त उपाधि, क्योंकि जब सबको हरा दिया जाता है, हर कोई क्या कहता है कि मेरा शेर का बच्चा है, मतलब किसी से नहीं हारता, ठीक है। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुबकी लगाया करता था, ठीक है। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की हिम्मत, कल्पना सपने में भी नहीं सोचते थे कि यार इससे तो पॉसिबल नहीं है। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था कि ना मैं शेर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ऐसे, ठीक है। संदर्भ अपना फिक्स है। प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक पंजाब से कुश्ती लड़ने आए एक पहलवान का परिचय दे रहा है। ये बस इतना सा ही लिखा जाता है प्रसंग में, ठीक है। व्याख्या, एक बार लुट्टन श्यामनगर में दंगल देखने गया था।
हालांकि लुट्टन कुश्ती लड़ने नहीं गया, सिर्फ दंगल को देखने के लिए गया था कि यार, क्योंकि पहलवान था, हट्टा-कट्टा था, शौक था, तो सोचा कि चलो देखने चलते हैं। ठीक है, वहाँ पहलवानों को कुश्ती लड़ते देखकर और ढोल की उमंग, क्योंकि वहाँ ढोल की आवाज़ आती है, देखना कभी भी दंगलों में ढोल पीटा जाता है, उस आवाज़ को, उमंग भर देने वाली आवाज़ ने उसको कुश्ती लड़ने को व्याकुल कर दिया। और वहीं से ये ढोल इनको अच्छा लगेगा और ढोल के बजाना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है पहलवान की ढोलक। ठीक है, व्याकुल कर दिया। और वहाँ शहर का बच्चा, शेर का, लोयन का, शेर का बच्चा कहलाने वाला एक पहलवान भी आया था, तो इनके और ज़्यादा जोश बन गया कि यार क्या इतना, ये भी मैं भी कर सकता हूँ, शेर का बच्चा। ये सब बातें सुन के अच्छा लगा। उसका असली नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से पहली बार कुश्ती लड़ने के लिए वहाँ पर आया था। वह बड़ा सुंदर और हष्टपुष्ट जवान था। 3 दिनों के भीतर उसने दंगल में आए पंजाबी और पठान पहलवानों में से अपनी उम्र और जोड़ी के सभी पट्टों को अखाड़े में पछाड़ दिया। इसीलिए उसको शेर के बच्चे का जो टाइटल या जो उपाधि वो मिली थी। ठीक है, अब शेर का बच्चा दंगल के मैदान में लंगोट पहनकर किलकारी मारता हुआ, आवाज़ निकालता है हर तरह की, दहाड़ता, जैसे घोड़े की तरह ढुलकी लगाता घूमा करता, से भागते ना इधर इधर, कभी देखना दंगल कैसा होता है, तो घूमा करता था। फिर देसी नौजवान पहलवान उससे कुश्ती लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कल्पना से भी वो भयभीत रहा करते थे, सपना भी अगर आ गया तो डर जाते थे, ऐसा मान लो, इतना मतलब होते। शेर के बच्चे की उपाधि को सही साबित करने के लिए चांद सिंह थोड़ी थोड़ी देर में दहाड़ मारता हुआ घुमा फिरता था कि मैं शेर हूँ। ठीक है, ये सब बातें एज इट इज अपन लिख दी। चांद सिंह के विशेष में चांद सिंह के आतंक का जो अहंकार है वो सजीव वर्णन किया गया है। भाषा सरल, शैली वर्णात्मक है। ठीक है, काफ़ी ईजी। फिर 5वां, विजय लुट्टन कूदता, फांदता, ताल ठोकता, सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, जो ढोल की आवाज़ आ रही उसको प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे, मैंने पाठ के इशारे में समझाया था। अब ये जो पहलवान है लुट्टन सिंह, ये लुट्टन सिंह उससे लड़ेंगे चांद सिंह से, चांद सिंह को हरा देंगे, और फिर उसके बाद में पसीना तो होता ही है, मिट्टी में खेलते हैं तो मिट्टी एकदम सन हो जाते हैं, वहाँ से भागेंगे, राजा साहब के गले लग जाएंगे, क्योंकि राजा साहब ने एक बार तो मना किया था कि ले 10 रुपये ले, मेले में चला जाएंगे, ऐसे निकल जा। लेकिन जब इसने कहा कि नहीं, आप तो आदेश करो, मैं लड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने आदेश किया था। वो वाली मैंने आपको पूरी उसमें पाठ के सारे में सुना दिया, तो आप समझ रहे होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार पढ़ लो, पढ़ते ही सार याद आ जाएगा। ठीक है, तो राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। क्यों? क्योंकि पसीने में लथपथ था, उसमें राजा साहब की चिपक गया तो वो लथपथ हो गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, है अरे 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 ऐसा मत कर, क्योंकि साहब है, मैनेजर साहब तो राजा के मैनेजर है, अरे राजा साहब को गंदा कर दिया, है अरे अरे, मतलब ऐसे टोका। लेकिन राजा स्वयं, उस राजा साहब ने खुद ही गदगद हो गई, छाती के चिपका लिया, अरे नहीं यार, आज तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगे उनको। होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख दी। ठीक है, और यही तो बात मैं कह रहा हूँ, अच्छी मेहनत करो, शानदार मेहनत करो। आपके पापा मम्मी के जब पैर छूओगे मार्कशीट लेके, वो भी यही कहेंगे, शाबाश बेटे, आज तूने मेरी लाज रख दी, आज गाँव में तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो खुशी आप पेरेंट्स को दोगे ना, इससे बड़ी कोई खुशी कभी नहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो उनके मन में जो उस टाइम खुशी होगी वो अलग तरह की खुशी होगी। इसलिए पढ़ो अच्छे से। पंजाबी पहलवानों की जयामत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया। जो राजा के दरबार में होता है, जो राज दरबारी हो जाता है, राजा का पहलवान तो राज पहलवान हो जाता है। मतलब राज का मतलब है राजा का दरबारी, या फिर राजा के, एक तरीके से राजा का गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट हो गई, उस टाइम राज हो गया। ठीक है, और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुँह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह, मतलब ऐसे, क्योंकि पहले जाति पर था, ये सिस्टम तो होता ही है। तो क्योंकि ये जो राजा है तो क्षत्रिय थे, तो जो राजा के जो लोग होते थे बाकी, उन्हें थोड़ा मुंह बनाया कि साहब ऐसे हर किसी को रख लिया, फला जाति का है, फला जाति का है, ऐसा थोड़ा हुआ था। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने कहा कि नो। ठीक है, मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। ठीक है, क्लीन शेव्ड, बिल्कुल एकदम चिकन चट, है ना, क्लीन शेव रखते थे, चेहरे पर कोई बाल वाल कुछ नहीं। चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। ठीक है, क्योंकि नाक के बाल ही पसंद नहीं उनको, तो बिल्कुल एकदम चिकने। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, ये अन्याय है। मतलब जैसे ही इन्होंने कहा, ये राज पंडित जो थे, पंडितों को उस टाइम पर आपने देखा होगा जाति प्रथाएं वगैरह ज़्यादा करते थे, वर्ण सिस्टम वगैरह ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा, हुजूर इस जाति का ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा इन्होंने कुछ मतलब कुछ कहा। तभी उन पंडितों का
उन राज पंडितों का साथ दिया। मैनेजर साहब ने भी, मैनेजर क्षत्रिय था, उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है यार साहब। वो नाक के बाल उखाड़ रहा था, क्लीन शेव एकदम चिकना चट हुआ, कह रहा था कि नहीं सही बात है साहब, ये तो अत्याचार है, सही बात नहीं है ये, ऐसे दरबार में इसको कैसे मतलब रख लिया वो सब, ठीक है, हाँ सरकार ये तो अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। ये बात है, वही तो मैं कह रहा था पहले, ये जो ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण सिस्टम चलाया गया था ये बहुत ही गलत है। एक्चुअल में ऐसे वीर भी हैं जो शूद्रों में पैदा हुए या फिर अन्य जाति में पैदा हुए, नीचे जाति में पैदा हुए, उनको फिक्स थोड़ी ना कर दिया कि बस नहीं आपको काम यही करना है, आपको सेवा ही करनी है इन तीनों ऊपर वाले वर्णों की। लेकिन ऐसे वीर भी पैदा हुए जो हट्टे कट्टे बिल्कुल क्षत्रिय के बराबर मुकाबला कर सकते हैं, कोई हरा ही नहीं पाता है ऐसे वीरों को। इसलिए राजा ने कहा कि नहीं, इसने क्षत्रियों वाला काम कर दिया। क्षत्रियों का काम हमेशा जीतना होता है, मारधाड़ करना होता है, लड़ाई करना होता है, युद्ध का सामना करना होता है, सभी की रक्षा करना होता है, बस वही चीज़ वो इन्होंने किया। इसलिए राजा ने मैनेजर साहब और राज पंडितों की बात नहीं मानी और कहा, क्या कहा कि नहीं इसने जो है क्षत्रियों वाला काम किया है। अब ये देखो इसका अपन देखेंगे संदर्भ, तो संदर्भ तो अपना फिक्स है। प्रसंग, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कुश्ती में हरा दिया, ठीक है। इसके बाद जो कुछ हुआ उसका वर्णन लेखक इस अंश में कर रहा है। ये व्याख्या है, ठीक है, यहाँ से व्याख्या अपनी स्टार्ट हो जाएगी। व्याख्या, जिसकी किसी को सपने में भी आशा नहीं थी वह हो गया, ठीक है, क्योंकि चांद सिंह जो कि अपराजय था, उसको कोई हरा नहीं पाया, वो आज हारेगा। लुट्टन ने चांद सिंह को सारी भीड़ के सामने पछाड़ दिया। चांद का सिर लज्जा के मारे झुका हुआ था। सारे पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पहुंच रहे थे। राजा साहब ने प्रसन्न होकर लुट्टन से कह दिया, कहा कि उसने मिट्टी की लाज रख दिया। आज राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कार तो दिया ही, साथ ही उसे सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान कहलाने लग गया। राजा साहब अब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे थे, ठीक है। अभी थोड़ा सा और है, राज पंडितों को लुट्टन का ऐसा सम्मान किया जाना तनिक भी नहीं सोया, क्योंकि राज पंडित सबसे ऊपर राजा के दरबार में जो पढ़े लिखे होते थे वो तो होते थे पंडित, और हमेशा राजा के दरबार में पंडितों का ही रेस्पेक्ट ज़्यादा होता था। उनका काम पूजा करना, हवन करना, लिखा पढ़ी करना, राजा के बारे में लिखना, ये होता था, उनकी रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा होती थी। लेकिन जब से ये पहलवान आया है, इसकी रेस्पेक्ट ज़्यादा होने से उनको ये बात सुहा ही नहीं। उन्होंने मुंह बिचका कर, मतलब मुंह बना कहते हैं ना कोई, वैसे चिड़चिड़े से होके राजा को उसकी नीची जाति बताई कि नहीं इसकी साहब जाति नीची है, क्षत्रियों के बराबर थोड़ी रह सकता है। राजा के मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, उनको भी राजा साहब का लुट्टन को सिंह लगा के पुकारना पसंद नहीं आया, क्योंकि सिंह क्षत्रियों को कहते थे, इसलिए सिंह कह दिया साहब ये बात सही नहीं है। तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए वे अपनी नाक के बालों को उखाड़ने लगे। उन्होंने भी पंडितों के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि राजा साहब ने तो ये अन्याय कर दिया। किंतु इन सभी अहंकारियों की बातें सुनकर वह केवल मुस्कुरा दिए, कौन? राजा साहब। और उन्होंने कहा कि लुट्टन ने एक क्षत्रिय जैसा काम किया था, ये राजा साहब का न्याय था, न कि अन्याय। ये थी इसकी व्याख्या। विशेष में लुट्टन के साहस और अटूट आत्मविश्वास का रोचक वर्णन हुआ है। जाति के नाम पर थोते अहंकार को ढोने वाले लोगों पर तीखा व्यंग्य किया गया, व्यंग्य प्रहार किया गया है। भाषा सरल, शैली वर्णात्मक है, ये दोनों तो कॉमन लिख सकते हो सब में, ठीक है, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट देखते हैं, ये है अकस्मात गांव पर ये वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भुनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज़ 2-3 लाशें उठने लगी थी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलख, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद, रुदन मतलब रोना, ऐसी हृदय विदारक घटनाएं, ऐसे लोगों के ऐसी आवाज़ें, बावजूद चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टि गोचर। दिन में तो थोड़ी बहुत फिर भी दुख तो थे, लेकिन थोड़ी बहुत दिन में कुछ दिखता है, कुछ काम करते हैं तो कुछ ठीक था, कुछ दृष्टिगोचर होता था, कुछ दृष्टिगोचर मतलब कुछ दिखाई पड़ता था, ठीक है। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांकते, कूकते, कहराते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढांढस देते थे, ठीक है। संदर्भ अपना फिक्स है। और प्रसंग, लुट्टन अपने घर में बैठकर अपनी ढोलक बजाया करता था। गांव का जीवन शांतिपूर्ण चल रहा था। अचानक गांव पर भीषण विपत्ति टूट पड़ी। पहले तो वर्षा ने उनको, यहाँ तक आप चाहो तो इसको मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया, बाकी इतना भी रह सकते हो कि विपत्ति टूट पड़ी। फिर पहले वर्षा ने, क्योंकि सेंटेंस बैठेगा नहीं तो कुछ जोड़नी पड़ती है। फिर अन्न के लाले पड़ गए। संकट यहीं नहीं थमा और मलेरिया, हैजा आक्रमण किया। सारा गाँव बीमारियों के में बुनने लगा। ये सारी बातें प्रसंग में थोड़ी सी, होता क्या है कि यहाँ से लेके और यहाँ तक ये बात तो इसमें भी नहीं लिखी हुई है,
इसमें नहीं लिखी हुई है, इसलिए 2 लाइनें ज़्यादा हो गई, क्योंकि इस जो ये पैराग्राफ है, ऐसा मान लीजिए गद्यांश है, इस गद्यांश को मॉडिफाई करने के लिए 2 लाइन एक्स्ट्रा जोड़ी है, थोड़ा इफेक्टिव आंसर बनाने के लिए, क्योंकि हमें पार्ट का सारांश याद है कि ये लाइनें निकाली कहाँ से गई, तो इसका पीछे 2 लाइन जोड़ दी गई, बाकी 2 लाइन का ही बनता है ये। ठीक है, व्याख्या देखो कि गांव में गिने चुने लोग ही बच रहे थे, चारों ओर खाली घर और झोंपड़ियाँ दिखाई देती थी, रोज गांव से 2-3 लाशें उठने लगी, गांववासियों में घबराहट फैली हुई थी, दिन निकलने पर पक्षियों की चहचहाहट, दुखियों का हाहाकार और हृदय को चीर देने वाला रोना सुनाई देता था। इतने पर भी लोगों के मुंह पर कुछ आशा की किरण दिखाई देती थी। लोग सूरज निकलने पर अपने घरों में खांसते कराहते हुए बाहर आते और अपने पड़ोसियों तथा परिवारजनों जो भी है, उन परिवारियों या फिर परिवारजनों भी लिख सकते हो, परिवारजनों को धीरज बंधाते, थोड़ा धन्य बंधाते कि रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, ठीक हो जाएगा सब। जैसा हर कोई कहता है कि रुकिए, टाइम आने पर सब ठीक होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। महामारी और भूख की मार से मिलकर मनुष्यों को निर्दयता से मौत के मुंह में धकेल दिया था। विशेष में वही प्रकृति के भयंकर प्रकोप का सजीव चित्र अंकित हुआ है और प्रकृति के सामने मनुष्य की जो तुच्छ हस्ती है वो बिल्कुल परिचय करा रही है। शैली वर्णात्मक है, भाषा सरल है, लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती दे रही थी। अपन जैसा कि पाठ के सारांश पढ़ा था कि रात्रि में थी बिल्कुल शांत माहौल, लेकिन जो पहलवान की ढोलक की जो आवाज़ आती थी वो एक ललकार थी, लोगों में थोड़ा जोश उत्साह भरती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक, मतलब शाम से लेकर सुबह तक, चाहे जिस भी ख्याल में हो ढोलक बजाता था, जैसी भी कंडीशन हो जाता था। किंतु गाँव के जो अर्धमृत यानी कि जो अधमरे लोग हैं, जिनको भूख प्यास मर गए हैं, खाना भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, या फिर जिनकी दवाइयाँ चल रही, औषधि उपचार जिनके चल रहा है, औषधियाँ चल रहा है, पत्ते विहीन प्राणी है, उनमें संजीवनी बूटी का काम करती थी वो ढोलक। ठीक है, बढ़ती थी, शक्ति बढ़ती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली की तरह दौड़ने लगती थी। अवश्य ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति। हालांकि ऐसा तो नहीं था कि ढोलक बजेगी तो बुखार उतर जाएगा, या फिर कुछ जो ये ऐसा कुछ है कि ऐसा कुछ पैदा हो जाएगा, कुछ अनाज मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं था। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वो डरते नहीं थे। थोड़ा ऐसा लगता था कि हाँ यार कुछ तो है, ऐसा लगता था। ठीक है, तो ये चीज़ तो चलो अध्ययन से पूछी गई है। संदर्भ अपना फिक्स है। प्रश्न, इस अंश में लेखक रात्रि होने पर गाँव की डरावनी दशा का वर्णन कर रहा है। ठीक है, पहलवान की ढोलक से निकली ध्वनि ही उन्हें जिंदा रखती थी। उस ढोलक की ध्वनि में एक ललकार थी, मृत्यु को एक चुनौती भी इसके अंदर थी। ठीक है, और अपना इसका जो है व्याख्या जो देख लेते हैं। व्याख्या ये कि लुटन शाम से सुबह तक ढोलक बजाता रहता था। उसको ढोलक बजाने के पीछे जो भी भाव रहा हो, लेकिन ढोलक की वे ध्वनि गाँव के अधमरे जो दवाई से इलाज चल रहा था वो, और पत्ते से रहित प्राणियों, ठीक है, में वह जीवन भर देती थी। भाई पत्ते से प्राणी का मतलब है कि जो अपने पथ से, अपने रास्तों से भटक गए हैं लोग। ठीक है, क्योंकि अब उनके पास क्या है, ना कोई ढंग का घर है, ना कोई खाना प्रॉपर मिल रहा है। ठीक है, तो जीवन में कुछ जोश भर देती थी। उस ध्वनि को सुनकर गांव के बूढ़े बच्चे और नौजवान लोगों के शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का वही दृश्य नाचने लगता था। उनकी सुन पड़ गई नाड़ियों में बिजली सी दौड़ने लगती थी। ठीक है, और फिर ढोल की उस आवाज़ से न तो बुखार हट सकता था, न ही महामारी की विनाशक शक्ति से रुक सकती थी, परंतु इतना निश्चित था कि मरते हुए प्राणियों को मरते समय कोई कष्ट नहीं होता था। वे लोग मृत्यु से डरते बिल्कुल भी नहीं थे उस ढोलक को सुन के। ठीक है, विशेष में हृदय को विचलित कर देने वाले दृश्यों का सजीव चित्रण किया गया। शैली वर्णात्मक है, भाषा सरल है। ठीक है, और अपना लास्ट 8वां जो गद्यांश वो ये है कि किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संततः पिता माताओं ने कहा दोनों पहलवान बेटे मर गए। ठीक है, आपने पढ़ा था ना कि पहलवान के जो दोनों बेटे थे, पहलवान को ये कहा था अपने बेटों ने कि आज आप ढोलक बजाइए और वो वाली आवाज़ में बजाइए। लेकिन फिर आपने वो पूरी रात भर पहलवान ढोलक बजाते रहे अपने बेटों के कहने से, लेकिन सुबह जब देखा उन्होंने तो दोनों बेटे वहाँ मृत मिले थे। ठीक है, ये थोड़ी सी दर्दनाक घटना थी। पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 1.5 हाथ का कलेजा का मतलब है बहुत बड़ा कलेजा होना, है ना, वो चीज़ है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। उनके बेटों के मरने के 4-5 दिन बाद में ही पहलवान की मृत्यु हो गई थी। ढोलक की आवाज़ नहीं पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान दिलेर किंतु रुग्ण शिशु ने प्रातःकाल जाकर देखा तो पहलवान की बॉडी या लाश भी वहाँ पर बिल्कुल एकदम चित शांत पड़ी हुई थी कि कुछ आंखों
आंसू पहुँचते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना, क्योंकि ज़िंदगी में कभी हारे नहीं थे। चित्त का मतलब होता है ऐसे, ये जो कमर है यहाँ से चित्त होता है, ये पहलवानी के अंदर ये चित्त करते ही उसकी हार हो जाती है। तो इन्होंने कहा अगर मुझे चित्ता में सुना दिया इधर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, मुझे उल्टे मुंह सुलाना, मतलब कि पेट के बल सुला देना। मैं ज़िंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वे आगे बोल नहीं सका। ये भी कहा कि भाई जब मरूं तो मुझे पेट के बल सुला देना, और जब मुझे मतलब जलाया जाए जो भी करा जाए उस टाइम में ढोल बजा देना, ठीक है, चिता सुलगाते टाइम ढोलक बजा देना। इसके आगे बोल नहीं पाया क्योंकि अपने गुरु थे, तो मतलब वो सर कोई नहीं बोल पाता, आगे रोने लग जाते हैं, तो वह आगे बोल नहीं पाया। संदर्भ अपना फिक्स है। प्रसंग, प्रस्तुत अंश में लेखक लुट्टन पहलवान के दोनों पुत्रों की मृत्यु और पहलवान के धैर्य का परिचय जो है वो करवा रहे हैं इसके अंदर। अपन देख लेते हैं व्याख्या। पहलवान के दोनों बेटे बीमार हो गए, चिकित्सा मिली नहीं, इसके अभाव में दोनों की मृत्यु हो गई। पहलवान दोनों बेटों के शव कंधे पर लाद कर नदी में बहा के आ गया। लोगों को पता चला तो बड़ा दुख हुआ कि यार ऐसे तो गलत करा, लेकिन कोई बात नहीं, पहलवान थे, दिमाग था, इतना बड़ा दुख झेल नहीं पाए। लोगों को लगा कि अब पहलवान टूट जाएगा, ढोलक बजना बंद हो जाएगा, किंतु रात में पहलवान की ढोलक की आवाज़ सदा की तरह बजने लगी। यह देखकर गांव के निराश हताश लोगों की हिम्मत दुगनी हो गई कि यार क्या इंसान है। ढोलक जो अपना काम है, क्योंकि ढोलक से प्यार था, ढोलक ने ही पहलवान बनाया था, ठीक है, इसलिए वो हमेशा से बजाते रहे, भले ही बेटे दोनों मर गए। गाँव के दुखी माता पिता कहने लगे कि देखो लुट्टन के दोनों पहलवान बेटों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका साहस या हिम्मत तो देखो, वो जरा भी मन व्याकुल नहीं हुआ। ऐसा साहस और धैर्य कहाँ मिलेगा, क्योंकि खुद पहलवान थे, बेटे चले गए। लोग आपस में बातें कर करके ऐसा ढांढस बंधाते एक दूसरे को कि देखो लुट्टन भी तो है जो जी रहा है, ठीक है। 4-5 दिन ही बीते थे कि एक रात को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। पहलवान की कुछ साहसी परंतु रोगी शिष्यों ने सवेरे पहलवान के घर जाकर देखा कि पहलवान का जो शव है वो बिल्कुल चित्त मुद्रा में पड़ा हुआ था। थोड़ा सा और इसके अंदर एक शिष्य आंसू पहुंचते हुए बोला कि गुरुजी, यानी कि जो पहलवान वो है, कहा करते थे कि जब वे मर जाएं तो चिता पर उसके शव को चित्त यानी कि कमर के बल इधर से नहीं सुलाना, पेट के बल पर सुलाया जाए। वे जिंदगी में कभी किसी पहलवान के हाथों चित्त नहीं हुए, उनकी चिता को आग लगाते समय ढोलक बजा देना। इतना कहते कहते शिष्य का गला भर आया और वह आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। सेम वही गद्यांश, कोई मन से कुछ भी नहीं लिखना। विशेष में एक साहसी पहलवान ने पहलवान जैसी शान के साथ मरना चाहा, क्योंकि पहलवान थे, कभी चित नहीं हुए, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी जो बॉडी तो मुझे सीधा मत सुलाना, पेट के बल सुलाना, क्योंकि पहलवान की शान है वो, कभी चित हुए नहीं तो चित क्यों होंगे, ठीक है। तो एक पहलवान की जैसी शान के साथ मरना चाहा। लेखक ने कहानी द्वारा एक धुन के पक्के दुस्साहसी, दुस्साहस का मतलब बिल्कुल हिम्मत कभी नहीं हारने वाले, एक मूर्ति, उसका मूर्तिमान किया, उसका चित्रण किया है। भाषा सरल और शैली वर्णात्मक है। बहुत ही शानदार चैप्टर, एक वीर योद्धा की तरह जिंदगी जी, और अंत में भी जो बातें कही वो तो आपको देख के जोश आ गया होगा कि पहलवान की लैंग्वेज में बातें कही थी कि मुझे पेट के बल सुलाना, चित्त के बल मत सुलाना, क्योंकि मैं कभी चित्त नहीं हुआ। ये सब बातें, और ढोलक से इतना प्यार, ढोलक न सेंस ये नहीं कि ढोल से प्यार था, लेकिन ढोलक ही एक वो देन थी कि ये उस दंगल के मैदान में गए, उस चांद सिंह को हराया। ये सब बातें शुरुआत वहीं से होती है, इसलिए उस चीज़ को नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। तो ये बात ही बहुत ही शानदार सा चैप्टर था। अपन ने पहले सारांश पढ़ा, अब अपने इसका गद्यांश वाली पूरी व्याख्या पोर्शन पढ़ लिया। अब इसका क्वेश्चन आंसर भी शानदार तरीके से करेंगे। आई थिंक रट जाएगा तीनों अगर एक साथ, इसलिए मैं एक ही दिन में तीनों क्लास आपको दे रहा हूँ, ताकि सारी बातें घुल मिल के दिमाग में फिट हो जाए, ज़िंदगी में कभी निकले ही नहीं, एग्जाम एज छाप के आ जाओगे, ठीक है।